हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। तो हमने आपको बोला था एनसीईआरटी 10th क्लास यूपी बोर्ड का मैं पहला चैप्टर सोल्यूशन करवा रहा हूँ, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। उसका प्रश्न जो है एक्सरसाइज 1.2 का, जो पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन तक मैंने करवाया था, आज 5वां से करवाना है। तो 5वां क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n, ठीक है, अंक 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या के, ठीक है, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, कोई भी संख्या अगर हम इसे लिखते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या, इसके यूनिट प्लेस पर 0 आने के लिए 5 होना अति आवश्यक है। ठीक है, 5 होना अति आवश्यक है। अगर उस अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है तो उस संख्या के यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए ये 6 पावर n है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 होगा। ठीक है, इसकी पावर n है, तो इसके गुणनखंड में 5 तो है ही नहीं है। अगर ये 0 देगा तो ये 5 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं है। तो इसीलिए इसके जो भी इसका n की वैल्यू यहाँ रखोगे तो उसके लास्ट में जो है 0 आना पॉसिबल नहीं है, 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो हमने इसका सोल्यूशन लिख रखा है कि यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और माना 6 पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त होता है, इसलिए 6 पावर n संख्या 5 से विभाज्य है। ये मान लिया गया कि 6 पावर n जो है 0 पर समाप्त होगा, तो इसलिए 6 पावर n संख्या 5 से विभाज्य होगा। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, जैसा कि अभी मैं आपको पेपर पे करके दिखाया। ठीक है, तो 2 और 3 आएगा, लेकिन 2 और 3 के इसके अभाज्य होने के कारण इसमें 5 तो है नहीं है। ठीक है, आगे हम लिख लेंगे इसमें कि इसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 है ही नहीं है। तो इस वजह से, जैसे इसमें लिखा गया है, अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो नहीं है, इसीलिए 6 पावर 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 3 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें प्रूफ करना है। बच्चों भाज्य संख्या हमको क्यों, मतलब भाज्य संख्या क्यों बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है वो किसी दूसरे नंबर से कट जाए, जैसे मान लीजिए 15 है, ये 5 से भी कट जाएगा, 5 या 15, ये 15 है, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 3 5 15, ठीक, तो ये 5 और 3 दोनों से कट जा रहा था, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या इसे कहते हैं जो किसी दूसरे की टेबल से कट जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो ये संख्या जो दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्यों है, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे हल। अब लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसमें से 13 और 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 गुणे 13 की जगह 1 और प्लस इस 13 की जगह 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, 11 7 77, 77 गुणे 1 77 आ जाएगा, प्लस 1 13 गुणे 78 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हो जा रहा है कि यह एक अभाज्य नहीं हो सकता। 13 गुणे 78 जो है बच्चों, 13 गुणे जो 78 लिखा गया है, ये 13 गुणे 78 ये अभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये 13 से कट जाएगा, 13 6 78। ठीक है, 13 का नाम 13 कट जाएगा, 13 से ये भी कट सकता है, अगर ना कटे इसको तो 13 6 78 हो जाएगा। अब जैसे ये 13 गुणे 78 हो गया, ठीक है, अब ये 13 जो है, ये 13 गुणे 78 2 से भी कट जाएगा। देखिए 2 3 6 2 9 18, ये किसी पहाड़े से टेबल से कट जा रहा है, तो ये भाज्य अभाज्य नहीं हो सकता, ये भाज्य है। ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, मतलब एक ऐसा नंबर जो जिसके 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। तो देखिए इसमें 13 है, 78 है, इसके और भी फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में समझिए। तो ये जो है किसी दूसरे पहाड़े से कट जाएगा, 13, इसमें 13 एक गुणनखंड है जो 13 से कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये इसमें दूसरा जो दिया गया है, इसी प्रकार 7 गुणे, ठीक है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, इसमें से बच्चों क्या कर लेंगे हम लोग, 5 कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन कर लिया। ठीक है, अब इसको लिखिए
7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको इसे गुणा कर लेंगे, 7 छक 42, 7 छक 42 लिख देंगे, 4 तिहाई 12, 12 दूना के 24, गुणे 1 24 से 24 प्लस 1, ठीक है। तो अब 42 में प्यारे बच्चों 42 में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना के 8, 4 चौक 16, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, ठीक है। ये 1008 आ गया, 1008 5 ब्रैकेट में लिखेंगे 1008 प्लस 1, ठीक है। अब आगे लिख देंगे इसके आगे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 5, इसको लिख देंगे 1009 प्यारे बच्चों। देखिए यह जो है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यह जो है 5 गुणे 1009 लिखा गया है, तो यह अभाज्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 एक गुणनखंड है जो कि ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यह एक संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या और ये संख्या एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें एक दूसरा भाज्य संख्या, एक दूसरा न इसके गुणनखंड मिल जा रहे हैं। जैसे पहले वाले में 13 मिल गया, ठीक है, इसमें 13 मिल गया, 13, और इसमें कितना मिल गया प्यारे बच्चों, 5 मिल गया, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या इसीलिए है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन लास्ट वाला देखते हैं। इस एक्सरसाइज का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवाल को प्यारे बच्चों हमेशा जब किसी वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं, दौड़ते हैं, लाइट वाला सवाल हो, कितने समय बाद ये लाइट एक साथ जलेगी, तो ऐसे सवाल को एक और टाइप बनता है, कितने समय बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। ऐसे सवाल में हमेशा एलसीएम निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख दिए हल। तो सोनिया के द्वारा लगा समय, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल में सोनिया के द्वारा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों ऐसे सवाल में कई टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें एक घंटी वाला सवाल बनता है कि घंटियां कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है। और खिलाड़ी पे बनता है कि ये खिलाड़ी एक ही साथ कितने समय पर एक साथ मिलेंगे, ठीक है। और झालर वाला सवाल बनता है कि ये झालर जो है एक साथ कितने समय बाद ये पुनः एक साथ जलेंगे। तो ऐसे सवाल में बच्चों हमेशा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सोनिया कितना समय लेती है बच्चों, सोनिया जो है कितना समय लेती है, 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट लेती है। रवि कितना लेता है, रवि कितना समय लेता है, 12 मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, रवि 12 मिनट लेता है। अब इसका एलसीएम निकाल देंगे, 18 तथा 12 का एलसीएम, ठीक है। तो 18 को लिख देंगे यहाँ पे, फिर 12 को लिख देंगे यहाँ पर। 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 3 के 9 दुनिया 18, 2 कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। फिर देखिए इसमें 3 कॉमन है, तो 3 ले लीजिए। अब देखिए 3 यहाँ पे है लेकिन और कोई 3 नहीं है, तो 3 यहाँ ले लीजिए। फिर यहाँ 2 है लेकिन अब दूसरा कोई 2 नहीं है, तो ये भी ले लीजिए, ठीक है। अब इसका गुण कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 मिनट के बाद ये रवि और सोनिया एक साथ एक ही बिंदु पर मिलेंगे। तो ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।